नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एवं 4.0 के लिए एकलव्य सीरीज के एपिसोड नंबर 23 में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपके लिए भूगोल के लिए पीआरटी के लिए सुपरहिट पीआईक्यूज़ का मैराथन लेके आए हैं। और ख़ास बात यह है कि आज जो हम पीआईक्यूज़ लेके आए हैं वो पीजीटी के पीआईक्यूज़ हैं भूगोल के। और 15 मार्च को जो पेपर हुआ था पीआरटी का, वहाँ पे हूबहू प्रश्न पूछे गए थे इन पीजीटी पीआईक्यूज़ से, तो आज हम उनको भी देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले ये सब प्रश्न आपने देखा था कि पीआरटी में 15 मार्च को पूछे गए थे, और ये कहाँ से पूछे गए थे, तो एक ही जवाब है, पीजीटी का पेपर हुआ था टीआरई 2 में, वहाँ से पूछा गया था। और बचे हुए क्वेश्चंस कुछ पीजीटी टीआरई 1 से पूछे थे। तो आज हम आपको टीआरई 2 और टीआरई 1 के क्वेश्चंस का एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इससे पहले भी हमने 2000 पीआईक्यू सीरीज़ में कंप्लीट किया था, लेकिन चूंकि एकलव्य सीरीज़ में हम दोबारा से कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक साथ में इसको आज कंप्लीट कर दिया जाएगा। और साथ में आपको जो है मत्स्य कृषि और इससे संबंधित संभववाद की विचारधारा, वैज्ञानिक विचारधारा, ये सब है, आज वो भी चीज़ें हम फिर से क्लियर कर देंगे ताकि एग्ज़ाम से पहले आपको फिर से रिवीजन हो जाए। और हमने इससे पहले आपको जो है कल वीडियो एक दिया था जहाँ पे हमने आपको बताया था कि स्पेशली पीआरटी के लिए वीडियो गया था कि पीआरटी को कैसे पढ़ना है पीआरटी वालों को। और एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए कि पीआईक्यूज़ रिपीट होते हैं, अच्छे खासे रिपीट होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 15 मार्च तक के, सारे पहले पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा जियोग्राफी का तो हमने देखा ही कि पीजीटी के पेपर से जो भी हम आपको कराने जा रहे हैं यहाँ से रिपीट हुए थे। इसके अलावा साइंस वगैरह के जो क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी से जनरली आते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ जाते हैं। तो कुल मिला के आपको जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकलव्य सीरीज में कराया जा रहा है उनको आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। एक एक क्वेश्चन के आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ में आप तैयार करके जाएँ एग्जाम के लिए, और वहाँ से आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अच्छे खासे प्रश्न जो है संख्या में मिलेंगे। इसके अलावा जो आपको क्विज सेक्शन कराया जा रहा है, क्विज सेक्शन में हम क्वेश्चंस जो है कभी कभी मौका नहीं मिल पाता तो हम अपलोड नहीं कर पाते, लेकिन उसके लिए निश्चिंत रहिए। आज आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी जो एकलव्य सीरीज़ वाली है। उसके बाद से फिर हम इतना टाइम रहेगा कि हम आराम से एक दिन में आपके लिए 100 क्वेश्चन तक भी पीडीएफ मतलब क्विज़ में डाल सकते हैं, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस। और साथ में हम जो है आपकी तैयारी अच्छे से करा रहे हैं। और इसके अलावा जो शॉर्ट सेक्शन है, शॉर्ट सेक्शन को भी ज़रूर कंप्लीट कर लें सभी लोग अच्छे से। और जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा, आप कल के बाद से मतलब आज के बाद से अब जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा, हम उसके लिए शॉर्ट्स वीडियो बना देंगे। आसान भी रहता है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। अब आते हैं, और यहाँ पे जो पेपर है ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि पीजीटी में पूछा गया है तो ये टीजीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 to 8 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पीआरटी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, पहला प्रश्न है, पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है, तो ये इसका आंसर होता है फेल्सन तो पर्वत शिखर पर मिलने वाली जो चट्टानी सतह होती है उसको फेल्सन के नाम से जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है, तो कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। काफ़ी सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज थे। आयोग ने, बीपीएससी आयोग ने 30 मीटर मान लिया, तो आप लोग भी मान जाइए, ठीक है। अब कंफ्यूज होने का समय नहीं है। आयोग ने जो आंसर माना है 30 मीटर माना है, और कोसी मैदान का, यहाँ पे मैदान का पूछा है तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर ही है, तो आप लोग भी इसको मान के चले कि यही सही आंसर है। फिर जीवाश्मों के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है, तो ये भी प्रश्न पीआरटी में पूछा गया है। आंसर अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। अफ्रीका की जो ग्रेट रिफ्ट वैली है वहाँ पे जो है ये माना जाता है कि मानव की जो उत्पत्ति हुई है वहीं पे हुई है, फिर वहाँ से सारे विश्व में जो है वहीं से फैले हैं। तो जीवाश्मों के आधार पर ऐसा पता चला है। तो अफ्रीका की रिफ्ट जो घाटी है, रिफ्ट वैली है, वो मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो आंसर है रोहतास। और गेहूं बोले या धान बोले तो दोनों के केस में यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, बाकी हमने आपको पूरा एक शॉर्ट का लिस्ट दे दिया था जहाँ पे हमने आपको जितने भी फसल उत्पादन होते हैं सब कुछ उसमें बता दिया गया है। अगला प्रश्न है, लैंडशाफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है, तो इसका आंसर है जर्मन स्कूल। जहाँ वर्ड शाफ्ट आ जाए लास्ट में तो वो जर्मन स्कूल से संबंधित होता है। जैसे में एक सोशलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जेसल शाफ्ट करके होता है, तो जेसल शाफ्ट करके होता है, तो जहाँ पे वर्ड शाफ्ट आ जाए समझ जाइए कि जर्मन स्कूल की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, टेहरी बांध परियोजना का विवाद संबंधित है, तो टेहरी बांध परियोजना का विवाद, यहाँ विवाद की बात की जा रही है, और यहाँ पे आंसर है रुको और जाओ नियतिवाद विचारधारा से। अभी हम लास्ट में इस टाइप के क्वेश्चंस को एक साथ में डिस्कस कर लेंगे, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। हमने लास्ट के लिए भी बचा के रखा है, तो लास्ट तक जो लोग पहले दिख चुके हैं उन्हें तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही है। अब यहाँ पे जो है दो चीज़ें होती हैं, एक टेहरी बांध परियोजना है, दूसरा है उसका विवाद है। तो जब केवल टेहरी बांध परियोजना की जब बात आती है तो वहाँ आंसर संभववादी विचारधारा होता है, लेकिन जब विवाद की बात करता है तब वहाँ पे जो है रुको और जाओ नियतिवादी विचारधारा हो जाता है या नवनियतिवादी विचारधारा हो जाता है। अभी हम आगे उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर देख लीजिए, रुको और जाओ नियतिवादी विचार से है टेहरी बांध परियोजना का विवाद।
सोन नर्मदा महानदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ? तो आपसे क्या पूछा गया था? सोन का पूछा गया था, लेकिन प्रश्न तो सेम ही है ना, प्रश्न सेम है जो 15 मार्च को पूछा गया था, अमरकंटक, और आंसर था मैकाल श्रेणी। तो चाहे सोन पूछे, चाहे नर्मदा पूछे, चाहे महानदी पूछे, तीनों का ही जो है उत्पत्ति स्थल अमरकंटक में कहाँ पे स्थित है? तो अमरकंटक क्षेत्र पे जो है मैकाल श्रेणी में। फिर हम मत्स्य कृषि सूचक है, तो मत्स्य कृषि सूचक होता है संभववाद का। संभववाद में सिंपल से ये कॉन्सेप्ट समझिए कि संभववाद में प्रकृति ने हमें चीज़ें दी हैं। जैसे प्रकृति ने हमें जो है समंदर दिए हैं, समंदर में मछलियाँ होती हैं, लेकिन हमें नीड ज़्यादा है, हमारी आवश्यकताएं ज़्यादा है, तो हम अपना टेक्नोलॉजी वगैरह का प्रयोग करके क्या करते हैं? मत्स्य कृषि स्टार्ट कर दी है। मत्स्य कृषि जिसको पिसीकल्चर बोलते हैं, पिसीकल्चर, और मत्स्य कृषि करके हम जो अपनी डिमांड्स है उसको पूरा कर लेते हैं। तो जब हम प्रकृति के संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए जब कुछ कार्य करते हैं तो वो चीज़ संभववाद में आती है, संभववाद के अंतर्गत आती है। ऐसे ही जैसे भी ऊपर हमने देखा था, मान लीजिए टेहरी बांध बना है, टेहरी बांध बना तो भारत का सबसे टालेस्ट बांध है, सबसे ऊंचा बांध है। और टेहरी बांध की बात करें तो अगर पूछेगा टेहरी बांध किसका सूचक है, तो टेहरी बांध संभववाद का सूचक होता है। अभी लेकिन ऊपर प्रश्न जो है पूछा गया था विवाद, तो विवाद अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो टेहरी बांध को क्या किया गया? नदी बह रही थी, प्रकृति द्वारा नदी बह रही थी, हमने क्या किया, मानव ने क्या किया, इसके ऊपर बांध बना दिया, टेहरी बांध बना दिया। और जब टेहरी बांध बना दिया तो हमने जो है प्रकृति के संसाधन का प्रयोग कर लिया। और जब भी हम प्रकृति के संसाधन का प्रयोग करके, टेक्नोलॉजी वगैरह का प्रयोग करके कुछ चीज़ बनाते हैं तो वो संभववाद के अंतर्गत आता है, यानी हमने कर दिखाया संभव है या संभव। तो पॉसिबिलिज्म, इंग्लिश में इसको पॉसिबिलिज्म कहते हैं। तो मत्स्य कृषि आपको समझ में आ गया होगा, संभववाद का जो है उदाहरण क्यों है। इसके अलावा जो अभी अटल सेतु बना है बम्बई में समंदर के ऊपर, अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि अटल सेतु किसका उदाहरण, तो ये भी संभववाद का उदाहरण माना जाएगा, क्योंकि समंदर के ऊपर जो है पुल बनाया गया। आसान बात नहीं है, लेकिन हमें प्रकृति ने हमें समुद्र दिया था, हमने उसके ऊपर ब्रिज बना लिया, पुल बना लिया, तो ये भी संभववाद का उदाहरण है। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है, तो पर्यावरण प्रदूषण ने नवनियतिवाद को भी जन्म दिया है और वैज्ञानिक नियतिवाद को भी जन्म दिया है। अभी लास्ट में हम लोग इस टॉपिक को देख लेंगे, अभी यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, दोनों हो जाएंगे। और नियतिवाद नहीं होता है, बाकी नवनियतिवाद में आता है पर्यावरण प्रदूषण का मामला और वैज्ञानिक नियतिवाद में। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाने वाली अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो आपने ये प्रश्न टीआरई 2 में देखा होगा, टीआरई 2 में पीआरटी में देखा होगा। तो 179 रेखाएं जो है अक्षांश रेखाएं होती हैं। कैसे इसको हम काउंट करते हैं? तो एक तो 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, भूमध्य रेखा 1 हो गया। ऊपर जाते हैं तो हमें जो है कितना मिलता है? 90 तक जाते हैं, लेकिन जो 90 डिग्री जो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव होता है, वो बिंदु के रूप में होता है, वो अक्षांश रेखा नहीं माना जाता। तो 1 से लेकर 89 तक 90 नहीं माना जाता अक्षांश रेखा। ऐसे ही नीचे जब आएंगे तो 1 से लेकर 89 तक 90 डिग्री जो ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, उसको भी अक्षांश रेखा नहीं माना जाता। क्या माना जाता है? बिंदु माना जाता है। तो 1 से 89 ये, यानी 89 कितने हो गए? 178। और साथ में एक अक्षांश रेखा ये भी तो है, 0 डिग्री इक्वेटर भी तो है, तो 179 कुल हो गए। 178 प्लस 1, 179 अक्षांश रेखाएँ हो गई। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा कि देशांतर कितने हैं ग्लोब पर 1 डिग्री पर, तो 360 आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, 360 देशांतर होंगे। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात, तो ये भी प्रश्न आपने देखा होगा इससे पहले। तो जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात जो है क्या होता है? बढ़ता है। अब देखिए जनसंख्या है, 1 स्क्वायर किलोमीटर जगह मान लीजिए, अब यहाँ पे 100 लोग रह रहे थे, 100 लोग रह रहे थे। अब 100 लोगों के लिए जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर भूमि था, लेकिन यहाँ पे जो है 50 लोग चले गए, कहीं बम्बई चले गए मान लीजिए, घूमने फिरने चले गए, जॉब करने चले गए, तो अभी बचे यहाँ पे 50 लोग। अब 50 लोगों के लिए ज़मीन ज़्यादा हो गई, नहीं ज़्यादा हो गई? तो जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात बढ़ता है, तो ये आंसर हो जाएगा बढ़ता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण नियोजन एवं पारिस्थितिक संतुलन की संकल्पना का विकास प्रारंभ हुआ है। तो पर्यावरण नियोजन और पारिस्थितिक संतुलन की संकल्पना का जो विकास प्रारंभ हुआ है वो हुआ है रुको और जाओ नियतिवाद से हुआ है। अभी हम आगे देखेंगे भी। और इसको हम जो नवनियतिवाद भी बोलते हैं, तो नवनियतिवाद जो होता है वो पर्यावरण प्रदूषण से ही उत्पन्न हुआ है। जो पर्यावरण प्रदूषण या पारिस्थितिकी संतुलन का जो संकल्पना है, इसी से ही स्टार्ट हुआ है। और इसके अलावा जो वैज्ञानिक नियतिवाद है ये भी इससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो है ए और सी इससे जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, तो आंसर आपका डी है इस प्रश्न का। देख लीजिए फिर से। और इस बार ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पर्यावरण नियोजन और पारिस्थितिक संतुलन की संकल्पना का विकास प्रारंभ हुआ है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। रुको और जाओ नियतिवाद से भी है और वैज्ञानिक नियतिवाद से भी है। लास्ट में हम एक बार देख लेंगे सबको। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न बार बार आपसे पूछे जाते हैं, स्पेशली पीआरटी में। तो आंसर है 1767। सर्वे ऑफ इंडिया करके है। तो सर्वे ऑफ इंडिया
जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना वर्ष है 1767। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो अब यहाँ पे चूँकि विकल्प में जो सर्वाधिक है और आपको जो है शॉर्ट्स के माध्यम से भी बताया गया था कि मक्के के उत्पादन में इस समय जो इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक सर्वेक्षण होता है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार जो लेटेस्ट डाटा है अभी तक का सरकारी डाटा है बिहार सरकार का, इसके अकॉर्डिंग जो मक्के का उत्पादन है उसमें जो नंबर 1 पर वो है अररिया। अब चूंकि यहाँ विकल्प में जो दिए गए हैं वो विकल्प में आपका अगर एक सीक्वेंस में जब देखेंगे तो मुजफ्फरपुर आंसर है, चूँकि दिए गए विकल्पों में यहाँ पे। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, हमने आपको कई बार बताया है कि जब भी सर्वाधिक पूछेगा, जब भी आपसे सर्वाधिक पूछेगा तब आपको क्या करना है, तब आपको जो है दिए गए विकल्पों में से जो दिए गए 3 विकल्प हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जिसमें होगा वो आंसर लगाना होता है। यहाँ पे सर्वाधिक का मतलब ये नहीं होता कि आपने हमसे पढ़ा कि अररिया होता फिर से यही क्वेश्चन आया तो फिर से गलत कर दिए। अगर यहाँ अररिया होगा तब अररिया आंसर होगा, नहीं तो अगर यही 3 ऑप्शन फिर से आ जाएंगे तो फिर से आंसर मुजफ्फरपुर ही होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहे, यहाँ पर जब भी सर्वाधिक पूछता है बीपीएससी तो वो दिए गए 3 ऑप्शन की बात कर रहा होता है। हालाँकि मतलब ये कन्फ्यूजिंग होता है काफ़ी लोगों के लिए, लेकिन आप इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहें कि जब भी सर्वाधिक वर्ड लगता है तो दिए गए 3 विकल्पों में हमें चुनाव करना रहता है। हम 5 विकल्प की तरफ नहीं जाते हैं जब भी सर्वाधिक होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। तो दिए गए विकल्पों में मुजफ्फरपुर में मक्के का उत्पादन सर्वाधिक है। भारत में स्थापित होने वाली सबसे पहली आयरन एंड स्टील कंपनी थी, तो ये आपका एनसीईआरटी में बताया गया है भूगोल में, और इसका आंसर है टिस्को। टाटा एंड स्टील कंपनी, टिस्को की स्थापना हुई थी सबसे पहले, आयरन एंड स्टील कंपनी थी भारत में स्थापित होने वाली। प्रश्न है इंडोनेशिया की स्थानांतरणशील कृषि कहलाती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आगे के लिए। तो लदांग बोलते हैं, तो इंडोनेशिया की स्थानांतरणशील कृषि को लदांग बोलते हैं। और आज हमने आपको बताया भी था जितने भी झूम खेती से रिलेटेड, स्थानांतरित कृषि से रिलेटेड जितना भी था आज हमने आपको शॉर्ट्स के माध्यम से क्लियर कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण होता है? तो जल प्रदूषण के कारण ध्यान रखिएगा डायरिया होता है, और ये ऐसे प्रश्न आपसे पूछे भी जाते हैं, स्पेशली पीआरटी में पूछे जाते हैं। तो जल प्रदूषण के कारण डायरिया होता है। बाकी हम आपको जो शॉर्ट्स के माध्यम से जो बीमारियां वगैरह होती है वो कवर कर देंगे। डाक बंगलों के मध्य का औसत अंतराल कितना होता है? तो 25 किलोमीटर, याद कर लीजिए। ऐसे प्रश्न पता नहीं कहाँ से आते हैं, उठा के पूछ लिए जाते हैं, और आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो कि पेपर है और पीजीटी पेपर से पता नहीं क्या लगाव है बीपीएससी को कि वो पीआरटी में पूछता रहता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। डाक बंगलों के मध्य का औसत अंतराल होता है 25 किलोमीटर। बाकी 6 से 8 और 9 से 10 का भी नंबर है, कभी भी प्रश्न इधर से उधर हो सकते हैं, तो सभी लोग इस चीज़ को लेकर सीरियस रहें। तो डाक बंगलों के मध्य का औसत अंतराल 25 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। मलेशिया की वनस्पति विहीन उत्खात भूमि कहलाती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर है पडांग। तो ध्यान रखिएगा कि वनस्पति विहीन, जहाँ पे वनस्पति ना हो, उत्खात भूमि को हम क्या बोलते हैं? पडांग बोलते हैं। अगला है उद्योगों तथा व्यक्तियों का नगर से बाहर की तरफ प्रवेश क्या कहलाता है? तो जब उद्योग और व्यक्ति नगर की तरफ आएंगे तब क्या होगा? अर्बनाइजेशन होगा, नगरीकरण होगा। और जब नगर से दूर जाएंगे, नगर से बाहर की ओर जाएंगे तो प्रतिनगरीकरण। नगरीकरण का उल्टा प्रतिनगरीकरण। आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है विश्व का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश है? तो विश्व का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश कनाडा है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। प्रश्न है किस नहर द्वारा समुद्री मार्ग की लंबाई कम नहीं होती? तो पनामा नहर के बारे में जानिए। पनामा नहर क्या करता है? पनामा नहर अटलांटिक महासागर को और जो है प्रशांत महासागर को जोड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, और इसके बनने के बाद से जो है काफ़ी दूरी कम हुई है, समुद्री मार्ग की जो लंबाई है वो कम हो गई है। पहले क्या होता था कि ये जो है नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, तो यहाँ पे था, और यहाँ पे चूँकि नहर नहीं बना था, पनामा नहर नहीं बना था, तो इधर से पूरा घूम के आना पड़ता था इस तरीके से। तो लेकिन बनने के बाद क्या हो गया? बनने के बाद जो है हम मतलब इस वाले रास्ते से आ जाते हैं, तो ये पनामा नहर बना हुआ, तो एक तरफ प्रशांत महासागर को जोड़ता है, एक तरफ अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। दूसरी तरफ स्वेज नहर है, तो स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? तो जो एक तरफ लाल सागर को जोड़ता है और एक तरफ जो है भूमध्य सागर को जोड़ता है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है स्वेज नहर। तो स्वेज नहर के बनने से आपने पढ़ा भी होगा कि 7000 किलोमीटर भारत और यूरोप के बीच में दूरी कम हो गई है, ऐसा आपने कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। और प्रश्न यहाँ क्या पूछा गया है कि किस नहर द्वारा समुद्री मार्ग की लंबाई कम नहीं होती? तो दोनों से तो हुई है, पनामा से भी, स्वेज नहर से भी, लेकिन जो सू कनाल है, सू नहर है, ये जो है सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में स्थित है। तो सुपीरियर झील जो कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, कनाडा और यूएसए के बीच में, और ह्यूरॉन झील
तो सुपीरियर और ह्यूरॉन झील के बीच में स्थित है, ध्यान रखिएगा, सू नहर। और इस जो ये कनेक्टिंग नहर है जो कि सुपीरियर को ह्यूरॉन से जोड़ देता है, बस इतना ही है। बाकी इसके वजह से कोई समुद्री मार्ग की लंबाई कम नहीं होती क्योंकि स्थलीय सीमा में स्थित है वैसे भी। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा सू नहर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अत्यधिक प्रदूषित है? तो अत्यधिक प्रदूषित कौन सी नदी है? तो यहाँ पे यमुना आंसर हो जाएगा। ये आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है कि यमुना सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। फिर आगे बढ़ते हैं, किस वर्षा से भूमि उपजाऊ होती है? अगला प्रश्न है, किस वर्षा से भूमि उपजाऊ होती है? तो अम्ल वर्षा को आप जानते हैं कि अम्ल वर्षा से तो नुकसान होता है, तो अम्ल वर्षा तो यहाँ पे आंसर होगा नहीं। रक्त वर्षा जो है, रक्त वर्षा में क्या होता है? तो जो बालू के कण हवा के साथ में जाते हैं। और ये रक्त वर्षा के लिए जो फेमस है सिरक्को स्थानीय हवा है जो कि, और सिरक्को जो है कहाँ से निकलती है? तो इसका जो उद्भव होता है सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की तरफ, और अपने साथ में रेत के कणों को भी लेके आती है। और फिर भूमध्य सागर वाले क्षेत्रों में जो है रेत वर्षा होती है, और उस रेत वर्षा को, जिसमें रेत के कण पाए जाते हैं, बालू के कण पाए जाते हैं, उसी को रक्त वर्षा, ब्लड रेन बोला जाता है। तो सिरक्को ब्लड रेन के लिए फेमस है, सहारा मरुस्थल से निकलती है और भूमध्य सागर की तरफ बहती है। तो ये भी जो है इससे भूमि उपजाऊ नहीं होती है। लेकिन जो पंख वर्षा होती है जिसको हम मड रेन बोलते हैं, इसके वजह से जो है भूमि का जो उपजाऊपन है वो बढ़ता है। और इसमें जो ये पंख वर्षा होती है, मड रेन होता है, इसमें जो रहता है, इसमें खनिज पाए जाते हैं, खनिज के कण पाए जाते हैं पंख वर्षा में, मड रेन में। तो इस वजह से जो है ये फ़ायदा करता है। बाकी अम्ल वर्षा और रक्त वर्षा जो है भूमि को उपजाऊ नहीं बनाती। तो इस प्रश्न का जो आंसर है पंख वर्षा है। फिर अगला प्रश्न है, तापमंडल का दूसरा नाम है? तो तापमंडल के कई सारे नाम हैं, अभी हम एक साथ में सबको देख लेते हैं। तो तापमंडल का जो दूसरा नाम है वो है आयनमंडल। और एक बार हम आपको क्लास 7th एनसीईआरटी से क्लियर कर दे रहे हैं सब कुछ, और इस 7th क्लास एनसीईआरटी भूगोल में हमने आपको पढ़ाया भी है। तो सबसे पृथ्वी के जो सतह है वहाँ से जब हम देखते हैं तो सबसे पहला मंडल हमारा क्षोभ मंडल पड़ता है, फिर समताप मंडल पड़ता है, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल पड़ता है, मध्य मंडल के बाद बाह्य वायुमंडल पड़ता है। और बाह्य वायुमंडल को ही जो है हम क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं आयन मंडल बोलते हैं, और ताप मंडल भी इसको बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग नाम है। तो बाह्य वायुमंडल को आयन मंडल भी कहते हैं और ताप मंडल भी कहते हैं। तो प्रश्न आपसे यही पूछा गया, इसी मंडल की बात की गई है। और जो सबसे बाहरी मंडल होता है उसको हम बहिर्मंडल बोलते हैं। तो बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल तो दोनों अलग है, तो ध्यान रखिएगा। इसको हम इंग्लिश में एक्सोस्फीयर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम आयनोस्फीयर, आयन मंडल की वजह से आयनोस्फीयर। तो आप ध्यान रखिएगा, बाह्य वायुमंडल को हम आयन मंडल या तापमंडल कहते हैं। और यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं, क्षोभ मंडल की बात की जाए तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। फिर है मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा और ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती हैं। आज हमने आपको यहाँ से प्रश्न भी दिया था। समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है समताप मंडल। परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है, हमने हूबहू यही लाइन आपको दी थी। फिर यहाँ पे परिस्थितियाँ जो है हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल में ओजोन गैस की परत भी पाई जाती है, और क्या करती है ये? तो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल की बात करें तो ये वायुमंडल की तीसरी परत है, समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली होती है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल भी होता है। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। तो आयन मंडल किसका भाग है? बाह्य वायुमंडल का। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न आयन मंडल पूछा गया है, और यहाँ 80 से 400 किलोमीटर तक होता है बाह्य वायुमंडल। और रेडियो संचार, तो ध्यान रखिएगा, जो रेडियो संचार का कार्यक्रम होता है इसी के लिए जो है इस परत का प्रयोग किया जाता है। और पृथ्वी से जो प्रसारित रेडियो तरंगें होती हैं इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। बहिर्मंडल क्या होता है? सबसे बाहरी मंडल, वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी या सबसे बाहरी परत है बहिर्मंडल के नाम से जानी जाती है। यहाँ वायु की पतली परत होती है, हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन जो है यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो सबसे जो है बाहरी मंडल होता है ये, और सबसे ज़्यादा तापमान भी बहिर्मंडल का होता है, सबसे ज़्यादा तापमान भी होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हमने कई बार आपसे डिस्कस भी किया है। तो क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर तक, उसके बाद जो है यहाँ पे क्षोभ सीमा होता है, क्षोभ सीमा के बाद समताप मंडल स्टार्ट होता है।
समताप मंडल के बाद समताप सीमा, सीमा आपको नहीं ध्यान रखना है। और कुल मिला के जो है जब ओजोन लेयर की बात आती है तो ओजोन परत आप देखेंगे तो ओजोन परत जो है 15 से 35 किलोमीटर क्षेत्र में होती है, 15 से 35 किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है ओजोन लेयर। और इसके अलावा मध्य मंडल है, फिर मध्य मंडल के बाद बाह्य वायुमंडल है और सबसे बाहर में बाह्य मंडल है। और बाह्य मंडल का ही पार्ट होता है आयन मंडल, बाह्य मंडल का ही पार्ट होता है आयन मंडल, आयन मंडल। और इसी को जो है ताप मंडल भी बोलते हैं, तो ताप मंडल भी इसको बोलते हैं आयन मंडल को, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो ताप मंडल का दूसरा नाम आयन मंडल हो जाएगा। ओजोन मंडल हम समताप मंडल को कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सागर तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो जो है समुद्र तल से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बीपीएससी पूछता है, तो इस बार के लिए ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये प्रश्न रिपीट हो जाए। तो यहाँ पे आंसर है मथुरा। मथुरा जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। अब यहाँ देखिए सर्वाधिक ऊंचाई पूछा है, तो यहाँ तीनों में आपको देखना है, ये नहीं देखना कि पूरे भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन स्थित है। तो सर्वाधिक शब्द से आप सावधान रहिएगा, और जब बीपीएससी सर्वाधिक देता है तो इसका मतलब 3 ऑप्शंस में आपको देखना रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर है मथुरा। तो ध्यान रखिएगा मथुरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है कानपुर और बनारस के मुकाबले। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि से घिरा बंदरगाह? तो भूमि से घिरा हुआ बंदरगाह, बंदरगाह जनरली जो है समुद्री साइड होते हैं, तो भूमि से घिरे हुए नहीं होते हैं जनरली, लेकिन जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो भूमि से घिरा हुआ बंदरगाह है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आप कमेंट करके बताइए कि विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है, किस राज्य का भाग है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी तट पर स्थित नहीं है? तो आगरा, आगरा को आपको पता है कि जो है आगरा यमुना के किनारे, फिर पटना जो है आपको पता है गंगा के किनारे, लेकिन भोपाल जो है ये नदी तट के किनारे स्थित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा नदी तट के किनारे स्थित नहीं है। फिर है भारतीय रेलवे प्रणाली को कितने जोनों में विभाजित किया गया? अगर दोबारा से यही प्रश्न आता है, दोबारा से यही ऑप्शन होंगे, तो दोबारा से आंसर 16 ही माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो दिए गए विकल्प हैं आपको वहीं से चुनाव करना है। एनसीईआरटी से प्रश्न दिया गया है, अब एनसीईआरटी में अपडेट नहीं किया गया, तो इस वजह से बीपीएससी ने वहाँ से प्रश्न लिया, वही आंसर मान लिया, यही हुआ था। तो ध्यान रखिएगा अगर दोबारा से ये प्रश्न आता है, तो अगर लेटेस्ट जो है वो नहीं है, जैसे 18 है जो है 18 जोन्स में विभाजित किया गया, अगर विकल्प फिर से आपको 16, 17, 18 कुछ भी रहे, तो अगर फिर से यही सेम विकल्प रहेंगे तो फिर से आंसर 16 होगा। तो ध्यान रखिएगा कई बार एनसीईआरटी से जो है क्वेश्चन दे दिया जाता है और फिर उसका आंसर भी नहीं चेंज करता है आयोग, और ये फाइनल आंसर की से हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पन्ना हीरा खाने कहाँ स्थित है? तो पन्ना की जो हीरा खान है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड जो है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का भाग इसमें आते हैं, कुछ भाग आते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया? तो ये ध्यान रखिएगा इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया? 1923। याद कर लीजिए, फैक्ट है कि किस वर्ष रेडियो कार्यक्रम पहला प्रसारित किया गया? 1923 में। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना यहाँ पे कोयाली है, और कोयाली तेल शोधक कारखाना गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में मुंबई में स्थित है, और ट्रॉम्बे जो है हेडक्वार्टर भी है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, जिसको बार्क के नाम से जानते हैं, तो हेडक्वार्टर है बार्क का, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का ट्रॉम्बे। और बरौनी आपको पता ही है कि बिहार में बेगूसराय जिले में स्थित है, बेगूसराय जिले में बरौनी स्थित है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है बरौनी का। तो तेल शोधक कारखाना बिहार में कौन सा है? तो बरौनी है, बेगूसराय जिले में। अगला प्रश्न है चट्टानों का दाब और ताप के कारण कड़ा होना क्या कहलाता है? तो चट्टानों का दाब और ताप के कारण कड़ा होना कायांतरण कहलाता है, और इंग्लिश में इसको मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। आपने जो है 3 प्रकार की चट्टानें पढ़े हैं, पहला अवसादी चट्टानें हो गया, दूसरा और पहला था आग्नेय चट्टानें, फिर अवसादी चट्टानें, फिर हमने पढ़ा था कायांतरित चट्टानें। तो जो चट्टानों का दाब और ताप के कारण जब बनते हैं, निर्माण होते हैं, तो उनको हम कायांतरित चट्टानें बोलते हैं, और ये प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है, मेटामॉर्फिज्म कहलाती है। और जो इससे रॉक्स बनते हैं, चट्टानें बनते हैं, उसको हम कायांतरित चट्टानें बोलते हैं, या मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो चट्टानों का दाब और ताप के कारण कड़ा होना कायांतरण कहलाता है, और एनसीईआरटी में हमने डिटेल में डिस्कस किया था इसके बारे में। और सिंपल में आप समझिए कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं ये जीवाश्म रहित होते हैं, खनिज इसमें नहीं पाए जाते हैं, तो जीवाश्म रहित होते हैं। जीवाश्म रहित का मतलब है कि जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते, खनिज नहीं पाए जाते हैं। और जो अवसादी चट्टानें होती हैं ये जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं, जीवाश्म और खनिज इसमें पाए जाते हैं।
खनिज इसमें पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है? तो प्रश्न आपके सामने आ ही गया, अवसादी चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है। और इसके अलावा जो है रूपांतरित चट्टान या कांतित चट्टान में ध्यान रखिएगा, जो उदाहरण होते हैं जैसे संगमरमर उदाहरण होता है, संगमरमर उदाहरण होता है। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी के लिए, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जो प्राथमिक स्रोत है वो रेडियोधर्मिता का क्षय माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका एक जो है साइंटिफिक स्टडी किया गया है बाकायदा, और इसमें ये पता लगाया गया है कि जो रेडियोधर्मिता का क्षय होता है, रेडियो एक्टिव डीके होता है, रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस होता है पृथ्वी की आंतरिक परतों में, और उसके कारण जो है ऊष्मा वहाँ से निकलती है, और वो जो है ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात कर रहा है कि वहाँ पे ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो रेडियोधर्मिता का क्षय। तो रेडियो एक्टिव डीके होता है और उसके कारण जो ऊष्मा निकलती है, और वही ऊष्मा जो है प्राथमिक स्रोत होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में। आगे बढ़ते हैं। क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? तो अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देगी तो एक तरफ पूरा दिन होगा, एक तरफ पूरा दिन होगा, यानी कि जो साइड मान लीजिए घूम रही थी तो ठीक था, लेकिन जब एक साइड नहीं घूम रही है तो जो साइड सन की तरफ होगा वहाँ पे क्या होगा? एक साइड पूरा दिन होगा। तो एक साइड पूरा दिन होगा, एक साइड पूरी रात होगी। तो यहाँ पे चूंकि विकल्प में दिया गया कोई मौसम नहीं होगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पृथ्वी का वातावरण गायब हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो एक तरफ पूरा दिन होगा या एक तरफ पूरी रात होगी, ये चीज़ कंडीशन होगी। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का, बढ़िया प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है? तो ग्लोब का कार्बन सिंक हम ऐसे क्षेत्रों को बोलते हैं जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड किससे अवशोषित होते हैं? तो आप कहेंगे पेड़ पौधों से अवशोषित होते हैं। और यहाँ पे देखिए पेड़ पौधे का सबसे तगड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो जंगलों का कह लीजिए। तो ये जो है वनस्पतियों का सबसे तगड़ा क्षेत्र होता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, भारी भरकम मात्रा यहाँ पे अवशोषित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एज सिंक मतलब होता है जो है, तो कार्बन सिंक के रूप में यहाँ पे इकट्ठा होता है, तो इसलिए इसको हम कार्बन सिंक बोलते हैं। कार्बन सिंक बोलते हैं, इंग्लिश टर्म है कार्बन सिंक, तो कार्बन सिंक बोलते हैं। और उष्णकटिबंधीय वर्षावन कार्बन सिंक का उदाहरण है। और वैसे आपसे पूछा जाए तो अमेजन के वर्षावन है, ये भी उष्णकटिबंधीय वर्षावन में आते हैं। तो अमेजन वर्षावन ये भी कार्बन सिंक के रूप में जो है बहुत फेमस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे ज़्यादा मात्रा ये जो है सोखते हैं और शोषित करते हैं, इसीलिए इनको जो है पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है अमेजन वर्षावन को, आपने पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक अपक्षय में शामिल है। तो यांत्रिक अपक्षय इंग्लिश में इसको जो है बेदरिंग बोलते हैं, मैकेनिकल बेदरिंग। और इसके वजह से जो चट्टानें होती हैं वो टूटती हैं और टूट के जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती हैं। तो चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं यांत्रिक अपक्षय। तो ध्यान रखिएगा यांत्रिक अपक्षय। और ये जो है मृदा निर्माण का प्रक्रिया होता है। जब मृदा बनती है तो मृदा के बनने से पहले चट्टानों का भौतिक रूप से टूटना होता है। तो यांत्रिक अपक्षय में, मृदा निर्माण में यांत्रिक अपक्षय पहले होता है, फिर जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, यांत्रिक अपक्षय में शामिल होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान कहलाता है। तो हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से जो बना उपजाऊ मैदान बनता है उसको हम लोएस कहते हैं, लोएस के मैदान कहते हैं। ये इंग्लिश टर्म है, इसका मतलब इस तरीके से लिखा जाता है लोएस, तो लोएस प्लेन्स बोलते हैं। और ये फेमस है चाइना में। तो चाइना में लोएस प्लेन्स या लोएस के मैदान फेमस हैं। और चाइना में पीली नदी बहती है, येलो रिवर बहती है, और येलो रिवर के आसपास क्षेत्रों में लोएस के मैदान जो है वहाँ पे बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा को क्या कहते हैं? तो चिली और पेरू के तट पर जो बहने वाली ठंडी जलधारा होती है, हमने इसको आपको जो एक मैपिंग का क्लास कराया था वहाँ पे पढ़ाया था बाकायदा, तो उसको बोलते हैं हम्बोल्ट करंट। चिलू और पेरू की करंट भी बोलते हैं, और चूँकि चिलू और पेरू के तट पर बहती है और हम्बोल्ट करंट के नाम से भी इसको जानते हैं। अगुलास करंट जो होती है वो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट से बहते हुए जाती है। आगे बढ़ते हैं। वलित पर्वतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वलित पर्वत जिनको हम फोल्डेड माउंटेन्स बोलते हैं, जैसे उदाहरण हमने आपको दिया था नवीन वलित पर्वतों के, प्राचीन वलित पर्वतों के। तो नवीन वलित पर्वत, प्राचीन वलित पर्वत, तो ये संपीड़न विवर्तनिक बलों के प्रभाव से बनते हैं। तो संपीड़न बल से बनते हैं, सही है।
वलित पर्वतों में गहरी घाटियाँ और पिरामिड नुमा शिखर बनते हैं। तो आप हिमालय का आकार देख सकते हैं, हिमालय ऊपर से देखने में पिरामिड नुमा दिखता है। तो वलित पर्वतों और गहरी घाटियाँ भी पाई जाती हैं, ये भी सही है। पर्वतीय क्षेत्रों में आग्नेय, अवसादी और कांतरी चट्टानें पाई जाती हैं। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे वलित पर्वतों के बारे में ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है, तो ध्यान रखिएगा। और वलित पर्वतों के हमने आपको उदाहरण बताया तो वो भी ध्यान रखिएगा, नवीन वलित पर्वत और प्राचीन वलित पर्वत। प्राचीन वलित पर्वत में कौन कौन से आते हैं? तो यूराल पर्वत आता है जो रशिया को, रूस को या एशिया और जो है यूरोप महाद्वीप को अलग करता है। फिर दूसरा अरावली भारत में है, राजस्थान में, मेनली राजस्थान में, बाकी गुजरात में भी विस्तार है, दिल्ली तक विस्तार है इसका। इसके अलावा जो है हम अपलेशियन पर्वत पढ़े थे यूएसए में, तो अपलेशियन पर्वत यूएसए में प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। नवीन वलित पर्वतों की बात करें तो आपको हमने रॉकीज पर्वत पढ़ाया था नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा और यूएस में, तो रॉकीज पर्वत। और फिर एंडीज पर्वत पढ़ाया था दक्षिण अमेरिका में। इसके अलावा जो है नवीन वलित पर्वत में देखें तो नवीन वलित पर्वत में अटलस पर्वत आते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। इसके अलावा जो है आल्पस आपने पढ़ा है, आल्पस, और बाकी हिमालय तो नवीन वलित पर्वत है ही। सबसे नवीन वलित पर्वत हिमालय माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मौसम दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत कौन सी कहलाती है? तो मौसमी दशाएं घटित होने वाली वायुमंडल की जो परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल बोलते हैं। अभी हमने डिटेल में इसके बारे में देखा है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो पवन प्रणाली होती है उसको हम सिरक्को के नाम से जानते हैं। और ये रक्त वर्षा के लिए फेमस है, रक्त वर्षा ब्लड रेन के लिए फेमस है। और हमने आपसे बताया था कि रेत की कणों को ये ले जाती हैं, ब्लड रेन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हरमटन को डॉक्टर बिंड बोलते हैं, डॉक्टर पोन बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसकी उत्पत्ति होती है सहारा क्षेत्र में, और सहारा क्षेत्र से जो है अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है, जो पश्चिमी तट वाले जो देश हैं कुछ, तो पश्चिमी सिरे पर ये बहती है सहारा मरुस्थल की तरफ से। और जो है चूँकि जो अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है वो भूमध्य रेखा के पास में, उसके वजह से वहाँ पे जो है उमस वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहती है और गर्मी के साथ में, तो इस वजह से वहाँ के लोगों को कई सारे स्किन की बीमारियाँ हो जाती हैं, त्वचा संबंधी बीमारियाँ हो जाती हैं। लेकिन जब डॉक्टर पोन इस क्षेत्र में प्रवेश करती है, अफ्रीका का जो ये पश्चिमी जो क्षेत्र है, तो जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर जब प्रवेश करती है हरमटन बिंद या डॉक्टर पवन, तो जो त्वचा संबंधी बीमारियाँ हैं ये अपने आप ही ठीक होने लगती है, इसीलिए इसको डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। चिनूक जो है, चिनूक के बारे में हमने आपको बताया था, ये प्रेरीज क्षेत्र में बहती है। प्रेरी क्षेत्र में, प्रेरीज जो क्षेत्र है या प्रेरी क्षेत्र है, प्रेरी क्षेत्र में बहती है नॉर्थ अमेरिका में। और इसको बर्फ़ खाने वाली हवा भी बोलते हैं, स्नो ईटर बोलते हैं, क्योंकि गर्म पवन है और इसके आने से बर्फ़ पिघलने लगती है। अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, देखिए साइंस का प्रश्न आपको यहाँ मिल जाएगा, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल वाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में तब्दील हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो आप देखेंगे ऑप्शन तो आप बोलेंगे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, लेकिन यहाँ ऊर्ध्वपातन आंसर नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया कि जल वाष्प किस फॉर्म में होता है? तो गैस फॉर्म में होता है। जल वाष्प गैस फॉर्म में होता है। और ये किस में बनना है? तो बर्फ़ में बनना है, यानी सॉलिड में बनना है। तो गैस से सॉलिड में बनने की प्रक्रिया को हमने आपको क्या बताया था? क्या बोलते हैं? निक्षेपण बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। तो यहाँ आंसर होना चाहिए था निक्षेपण या डिपोजिशन, तो जो कि नहीं है। और ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? तो यहाँ पे सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ तो गैस सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है, तो इसलिए जो है आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका वैसे आंसर क्या होना चाहिए था? निक्षेपण बोलते हैं इस प्रक्रिया को। साइंस में हमने आपको बाकायदा पढ़ाया भी है। किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है, तो कुछ इन्वायरमेंट के भी प्रश्न हैं। किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है, तो खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति। तो किसी जीव का जो पोषी स्तर होता है वो यही दर्शाता है कि खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में उसकी स्थिति क्या है, किस स्थान पे है, उसका क्या रोल है, ये सब। आगे बढ़ते हैं। संसाधन का क्या अर्थ होता है? तो संसाधन जो है प्रकृति के पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व होते हैं, धन और वित्तीय संपत्ति, व्यक्तियों के पास कौशल और ज्ञान, तो सभी यहाँ पे संसाधन में आ जाते हैं। और मानव संसाधन भी होता है, तो मानव संसाधन के अंतर्गत ये सब आ जाते हैं। तो व्यक्तियों के पास कौशल और ज्ञान ये सब आ जाता है। तो पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व ये प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं, बाकी मानव संसाधन के अंतर्गत ये दोनों आ जाते हैं। तो संसाधन के अर्थ में तीनों आ जाएंगे, तो विकल्प हो जाएगा एक से अधिक। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदानों की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं? तो शीतोष्ण घास के मैदान
जिसको हम समशीतोष्ण घास के मैदान भी कहते हैं। जैसे आज हमने आपको उदाहरण दिया था प्रेरी का, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट का दिया था। तो ये सब उदाहरण है शीतोष्ण घास के मैदान के। और यहाँ पे जो है जो विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो दिए गए विकल्प है वो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है। और जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं वहाँ की जो जलवायु होती है कोल्ड विंटर्स और जो है वार्म समर होते हैं। तो जो गर्मी होती है, गर्मी वाले दिन गर्म होते हैं और ठंडी वाले ठंड होते हैं। कुछ इस प्रकार का होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है? तो गैर नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? जिसका नवीकरण न किया जा सके। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, वन भी नवीकरणीय माने जाते हैं। खनिज यहाँ पे जो है नवीकरणीय नहीं है। एक बार खनिज समाप्त हो गए तो ये दोबारा नहीं आएंगे। तो इस रेस्पेक्ट में जो है गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यहाँ पे खनिज हो जाएगा। वन जो है नवीकरणीय क्यों होते हैं? क्योंकि वन हटा भी देंगे तो दोबारा आप लगा सकते हैं, तो वन दोबारा से भी आ सकते हैं, तो इसलिए इनको नवीकरणीय माना जाता है। लेकिन खनिज एक बार समाप्त हो गए तो हजारों लाखों वर्ष लग जाएंगे वापस आने में, लेकिन वन तो कुछ ही टाइम में वापस से आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक जो है चीन माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, चीन सबसे बड़ा उत्पादक है। रेशम में भी जो है चीन सबसे नंबर 1 पर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक रूस है, ध्यान रखिएगा। और बाकी हम आपको एक शॉर्ट्स के माध्यम से दे देंगे कि कौन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वगैरह करता है विश्व स्तर पे। जैसे ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील जो है कॉफ़ी के लिए फेमस है, गन्ने के लिए फेमस है, नंबर 1 पर है। फिर अगला प्रश्न है, नदी मुहाना पारितंत्र क्या कहलाता है? तो ये भी आपका इन्वायरमेंट का प्रश्न आ गया है। तो नदी मुहाना जो पारितंत्र होता है उसको हम लोटिक बोलते हैं। 2 प्रकार के पारितंत्र माने जाते हैं। जब एक होता है बहते हुए जल के आधार पर, तो जब बहता हुआ जल होता है उसको हम बोलते हैं, जहाँ बहता हुआ जल होता है वहाँ पे पारितंत्र का निर्माण होता है, तो उसको हम बोलते हैं लोटिक। और जब जहाँ जल स्थिर होता है, स्टेटिक होता है, तो जल स्थिर या स्टेटिक होता है तो उसको हम लेंटिक बोलते हैं। तो लेंटिक पारितंत्र होता है, एक लोटिक पारितंत्र होता है। तो जो नदी मुहाना पारितंत्र होता है किसका उदाहरण होता है? लोटिक का, क्योंकि बह रहा होता है। और लेंटिक का उदाहरण अगर आप देखेंगे तो तालाब बोल सकते हैं। तालाब स्थिर होता है, तालाब तो बहता नहीं है कि मतलब चलता ही जा रहा है। तालाब एक स्थान पे फिक्स होता है। तो ये जो है तालाब का जो पारितंत्र होगा वो लेंटिक पारितंत्र में काउंट किया जाता है। और लोटिक जो है वो बहते हुए जल का होता है। तो नदी मुहाना पारितंत्र लोटिक का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पारिस्थितिक चक्र सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है? तो यहाँ पे जो है विकल्प आपका जो बीपीएससी ने माना है फाइनल आंसर की में उपयुक्त में से एक से अधिक माना है। और पारिस्थितिक चक्र की बात करें जो बायोजियो केमिकल साइकिल की, तो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। तो नाइट्रोजन चक्र तो होता ही है, साथ में फास्फोरस पे भी असर होता है। और बगैर सूर्य के प्रकाश के, चूँकि जो सूर्य का प्रकाश माना जाता है एक हिसाब से, सूर्य का प्रकाश से प्राइमरी स्रोत होता है, प्राथमिक स्रोत होता है पूरे पृथ्वी के लिए। पृथ्वी पर जो सब कुछ जो सारी चीज़ें हैं एक हिसाब से माना जाता है कि सभी के लिए प्राथमिक स्रोत क्या है? तो जो है सूर्य का प्रकाश है। पारितंत्र की भी जब बात करी जाती है तो पारितंत्र में जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? तो सूर्य माना जाता है, और सभी पारितंत्र में ही है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे विकल्प आपका एक से अधिक माना गया है। तो यहाँ पे तीनों आंसर मान लिए गए हैं के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सतत विकास शब्द की परिभाषा है? तो आपको भूगोल में अच्छे से बताया गया, समझाया गया है कि जो है पर्यावरण संरक्षण के साथ में आर्थिक विकास को संतुलित करना। तो जो सतत विकास होता है, सतत विकास में हमें भविष्य के जो आने वाली पीढ़ियाँ उनका ध्यान रखना रहता है कि हम ऐसा विकास करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चीज़ें बची रहें। और ये पर्यावरण संरक्षण भी हमें स्पेशली उसमें करना रहता है कि पर्यावरण को संरक्षण करते हुए हम अपने आर्थिक विकास को संतुलित करें, ताकि जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको भी उन चीज़ों का उपयोग करने का मौका मिले, अवसर मिले। बुंदेलखंड का पठार निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के भागों को आच्छादित करता है? तो बुंदेलखंड का जो पठार है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को काउंट करता है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है। तो तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में जो शामिल है, ये प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण, खुदाई, ये प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। कच्चे माल का प्रसंस्करण और परिवर्धन, ये द्वितीयक में आते हैं। और उपभोक्ताओं का जो है सेवाओं का प्रदान, तो जो सर्विस का जो मामला आता है ये किस में जाता है? तृतीयक क्षेत्र में जाता है। तो तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कृषि भी प्राथमिक में आता है, प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण भी प्राथमिक में आता है। कच्चे माल का प्रसंस्करण ये किस में आता है? तो ये जो है द्वितीयक में आता है। और उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान ये तृतीयक में आता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में प्राय किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं? तो जो उपजाऊ क्षेत्र होते हैं वहाँ पे सघन घर होते हैं, तो सघन घरों वाले गांव पाए जाते हैं। सिंपल सा ऑप्शन है, तो सघन घरों वाले गांव पाए जाते हैं तो उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में। रॉयल बंगाल टाइगर भारत में किस स्थान पे पाए जाते हैं? तो रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन में फेमस है, सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर फेमस है, वहाँ की फ्लैगशिप स्पीसीज भी है ये। और सुंदरबन मैंग्रोव क्षेत्र है, और सुंदरबन को जो है बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है भारत का, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, सब कुछ है। फिर अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, तो K2 गाडविन आस्टिन जो इसी पर्वत श्रृंखला से संबंधित है, तो काराकोरम में स्थित है। पश्चिम से पामीर नाट से निकलती है, पूर्व में कैलाश पर्वतमाला तक फैली हुई है, तो ये भी सही है। पामीर नाट से निकलती है और पश्चिम में आप जब पूरब में जाएंगे तो कैलाश पर्वत आपने देखा ही है, तो कैलाश पर्वतमाला भी जो है काराकोरम का ही भाग है। सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन काराकोरम में स्थित है, तो ये भी बात सही है, सियाचिन भी जो है काराकोरम में स्थित, तो यहाँ पे तीनों ही विकल्प यहाँ पे सही हैं, तो ध्यान रखिएगा तीनों विकल्प यहाँ पे सही हैं। आगे बढ़ते हैं, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संरक्षण दिवस यहाँ पे 5 जून को आपको पता है क्या मनाया जाता है, बाकी जो है, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। बाकी इसके अलावा 29 जुलाई ध्यान रखिएगा, 29 जुलाई तो बाघ दिवस, टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। बाकी हमने आज आपको इन्वायरमेंट की क्लास में डिटेल में दे दिया था, जितने भी डेज थे, दिवस थे, बाकी शॉर्ट्स में भी हमने आपको पढ़ाया है। ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य हैं? तो 80 डिग्री अक्षांश तक माना गया है कि 80 डिग्री अक्षांश तक ध्रुवीय क्षेत्र में लोग रह सकते हैं, मतलब रहने योग्य हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में भूमि के कितने भाग पर खेती की जाती है? तो 10% ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न कहीं रिपीट हो जाए तो विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है, तो आंसर हो जाएगा 10%। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में स्थित है। फिर रामगढ़ विषधारी, जिसे जो है बाघ अभयारण्य के रूप में सूचित किया गया है, टाइगर रिजर्व के रूप में सूचित किया गया, तो ये राजस्थान में था। तो रामगढ़ विषधारी जो है ये राजस्थान में स्थित है, टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बॉक्साइट की एक महत्वपूर्ण खदान है? तो भारत में बॉक्साइट की महत्वपूर्ण खदान है कोरापुट, उड़ीसा में पड़ता है, और इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स में आपका प्रश्न भी आया था। तो भारत में बॉक्साइट की एक महत्वपूर्ण खदान है कोरापुट। भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नोआ मुंडी और किरुबुरी खदानें प्रसिद्ध हैं, वे निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित हैं? तो झारखंड में स्थित हैं। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लौह अयस्क के लिए फेमस है नोआ मुंडी और किरुबुरी खदानें, और ये कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व की पहाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट में और उत्तर पूर्व की पहाड़ियों में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरबन क्षेत्र में पाए जाते हैं। बाकी हमने आज डिस्कस भी किया था इनके बारे में, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। NFSM का पूर्ण रूप क्या है? तो NFSM का पूर्ण रूप होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के लिए अत्यधिक सहिष्णु है? तो इनको हम बाजरा बोलते हैं, मोटे अनाज बोलते हैं, मिलेट्स भी इंग्लिश में बोलते हैं, और ये जो है सूखे और अन्य चरम मौसम के प्रति अत्यधिक सहिष्णु होते हैं, इनको दिक्कत नहीं होती, आराम से उग जाते हैं। तो ज्वार बाजरा ये सब जो इसी में आते हैं। किस देश ने 2023 को यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया था? तो ये भारत ने दिया था, चूँकि विकल्प में दिया नहीं गया, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। बाकी हमने आपको कई बार बताया कि 2024 का जो यूनाइटेड नेशंस में ईयर है वो कैमलिट्स का मनाया जा रहा है। ऊँट की प्रजाति होती है कैमलिट्स, तो कैमलिट्स पे मनाया जा रहा है 2024 को। शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र में अबोर के नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक पहाड़ियों को अबोर नाम से कहा जाना जाता है, तो हमने आपको ये भी पढ़ाया है, अरुणाचल में अबोर के नाम से जानते हैं शिवालिक पहाड़ियों को। और यहाँ पे हमने बताया था कि अबोर, मिशमी ये सब जो है पहाड़ी हैं अरुणाचल प्रदेश में। ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या होता है? तो ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण होता है गलनांक कम होने जाने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति। तो गलनांक कम होने जाने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति होती है, और प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियाँ, तो प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियाँ भी जिम्मेदार होती हैं, और ये भी जिम्मेदार होता है, इनका कोई कारण नहीं होता है। तो यहाँ आंसर आपका फिर भी डी है, ए और सी यहाँ पे सही है।
काष्ठ स्थलाकृति की विशेषता, तो ये आपका 15 मार्च में इससे रिलेटेड एक प्रश्न जीएस में आया था। तो काष्ठ स्थलाकृति, तो काष्ठ स्थलाकृति ये जो भूमिगत गुफाएं और डोलाइन से संबंधित होते हैं और जो है मेघालय में भी पाए जाते हैं। और इसमें जो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट जो पूछा गया था, तो स्टेलेक्टाइट आकृतियाँ होती हैं, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट आकृतियाँ होती हैं। 2 प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती है काष्ठ स्थलाकृति के अंतर्गत। तो भूमिगत गुफाओं और डोलाइन इसके अंतर्गत आता है। बाकी इसके अलावा स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट भी ध्यान रखिएगा। दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर निम्न दाब की पेटी को हम क्या कहते हैं, तो दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर, ये हमने आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी भूगोल याद कीजिए। यहाँ पे हमने पूरा जो दाब की पेटियाँ हैं वहाँ हमने आपको पढ़ाया था पूरा। तो दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी को हम उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। एक बार जाके आप वहाँ से देख लीजिएगा, हमने आपको डिटेल में पूरा बताया भी था। फिर अगला प्रश्न है, पर्वतीय वर्षा का कारण क्या होता है। तो पर्वतीय वर्षा पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना, तो ये पर्वतीय वर्षा बोलते हैं। और पर्वतों जो है पर्वत एक बैरियर के रूप में काम करते हैं। जब हवा आती है तो हवा ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ उठती है तो संघनित होती है, संघनन होने के बाद फिर वर्षा होती है, इसी को हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, जलीय चक्र निम्नलिखित में से किसे बनाए रखने में मदद करता है। तो जलीय चक्र वाटर साइकिल, तो जलीय चक्र जो है वैश्विक तापमान संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, वायुमंडलीय दबाव संतुलन में भी मदद करता है, महासागर लवणता संतुलन में भी मदद करता है। अब जैसे जलीय चक्र से मान लीजिए जल पहुंचा महासागर में, तो अगर मान लीजिए ज़्यादा लवणता थी तो कम हो जाएगी, अगर भाप बन के उड़ गया तो बढ़ जाएगी। तो एक हिसाब से जो बैलेंस वो बना रहेगा, कम ज़्यादा होता रहेगा। इसी प्रकार वायुमंडलीय दाब संतुलन भी बना रहता है, वैश्विक तापमान संतुलन भी बना रहता है जलीय चक्र से। जैसे फॉर एग्जांपल बारिश हो जाती है तो देखते हैं मौसम मुकाबले ठंडा हो जाता है, तो एक एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं। तो जलीय चक्र जो है सब में मदद करता है। पूरे विश्व के महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर यानी कि पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं क्या कहलाती हैं। तो इनको हम बोलते हैं महासागरीय कटक। तो विकल्प में दिया नहीं गया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा महासागरीय कटक, महासागरीय कटक, महासागरीय कटक। और ये समुद्र में 78,000 किलोमीटर की लंबी श्रृंखलाएं हैं, 78,000 किलोमीटर की लंबी श्रृंखलाएं हैं। छोटे छोटे पहाड़ होते हैं समुद्र के, जिनको महासागरीय कटक बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, कोरियोलिस प्रभाव महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करते हैं। तो जैसे ये पवनों को प्रभावित करते हैं वैसे ही महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। तो विकल्प में यहाँ पे नहीं दिया गया, तो कोई नहीं हो जाएगा। आपको हमने कई बार बताया कि ये इक्वेटर मान लीजिए, अब यहाँ पे जो है भारत स्थित है, तो भारत स्थित है और यहाँ से जो है ऑस्ट्रेलिया है। अब यहाँ पे उत्पत्ति हो रही है, हवाएं आ रही हैं, मानसून आ रहा है। मानसून जब उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो उत्तरी गोलार्ध में जब प्रवेश कर रहा होता है तो कोरियोलिस बल प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते ही अपने दाएं की तरफ मुड़ जाता है, तो इसलिए जो है मानसून जब आता है तो पश्चिमी भाग पर पहले टकराता है भारत के। तो ये जो है कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण होता है। और सेम इसी प्रकार से जब समुद्री जलधाराएँ जो है उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो अपने दाएं तरफ मुड़ जाती है। यही सेम प्रक्रिया इसमें भी लगती है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे और यहाँ पे विकल्प जो है जो दिए गए हैं इस तरीके से नहीं प्रभावित करती है, बस सेम है, जो पवन के क्षेत्र में वही इसमें है। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है, तो ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि होगी, ओजोन का क्षरण होगा, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन सभी चीज़ें यहाँ पे होंगी। क्योंकि ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाना हानिकारक होता है, सभी इसमें शामिल हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। हालांकि जो ओजोन परत का क्षरण होता है वो CFC के कारण मुख्यतः होता है, लेकिन फिर भी क्षरण होता है। अगर जीवाश्म ईंधन चूँकि बहुत भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है तो इसलिए कुछ हद तक क्षरण होता है। तो आंसर यहाँ पे सभी हैं, बाकी मुख्यतः CFC से होता है। भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण का प्रतिशत कितना है। तो ये 24.62% है और यहाँ पे 24.5 माना गया है आयोग के द्वारा। तो माना गया है तो आप भी मान लीजिएगा, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो 24.5 मान लीजिएगा। अब यहाँ पे या तो लगभग दे देते ये, लेकिन अब यहाँ पे 24.5 है, लेकिन 24.62 है वास्तव में, जो हमने आपको बताया भी है कई बार। आगे बढ़ते हैं, वन क्या है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग वनस्पति समुदाय में भी लेकर कंफ्यूज थे। तो वन जो है जैविक समुदाय में माने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा वन जैविक समुदाय में माने जाते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको लगेगा वनस्पति समुदाय भी होना चाहिए। अब वैसे आप देखेंगे तो पारिस्थितिकी भी होना चाहिए, सबका ही तो भाग है, तो वन तो सब में ही आ जाएंगे। लेकिन वैसे टेक्निकली जो हम कैटेगराइजेशन करते हैं, बांटते हैं, तो वन को जैविक समुदाय में रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा वन को जैविक समुदाय में रखा जाता है। अगला प्रश्न है,
किसी प्रजाति के विलुप्त होने का कारण क्या हो सकता है? तो किसी प्रजाति के विलुप्त होने का कारण तो प्राकृतिक आवास का विनाश, ये सबसे तगड़ा कारण होता है। प्रमुख कारण यहाँ पे पूछा जा रहा प्रश्न में, तो ध्यान दीजिए, प्रमुख कारण पूछा जा रहा, तो इसके सब नहीं होगा। तो जब भी प्रमुख कारण पूछे तो आप अलर्ट हो जाइए और वहाँ पे मेन आंसर आप प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। तो प्राकृतिक आवास का जो विनाश होता है वो किसी भी प्रजाति के विलुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। अगर जंगल नहीं रहेंगे तो शेर बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन ज्वार नद मुख में पाए जाते हैं, ज्वार नद मुख में पाए जाते हैं, समुद्र के पास में, तो ज्वार नद मुख में मैंग्रोव पाए जाते हैं। उदाहरण आपको पता ही है। फिर है 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? तो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, तो ये जहाँ मिलते हैं यहाँ पे, तो अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप के बगल में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप के बगल में अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर मैप में भी आप देख सकते हैं। तो दोनों जहाँ मिलते हैं वो पॉइंट पूछ रहा है यहाँ पे, तो 0 डिग्री और जो है 0 डिग्री देशांतर कहाँ मिलते हैं? तो ये जो अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पृथ्वी का आंतरिक कोर लोहे और निकल का बना है, तो आंतरिक कोर के बारे में आपने पढ़ा है कि जो है किसके बारे में बना है? तो निफे बोलते हैं। निफे क्यों बोलते हैं? तो निकल और फेरस, तो निकल और लोहे की वजह से, तो ये तो सही है। पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है, पृथ्वी के भीतरी भाग में बाहरी भाग की तुलना में अधिक गहराई है, तो यहाँ पे विकल्प जो उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विवर्तनिकी गति से बनी है? तो विवर्तनिक गति, टेक्टोनिक जो गतिविधियाँ होती है प्लेट्स की, तो उसके वजह से जो है भ्रंशवलन, खाई, ज्वालामुखी पर्वत, तो ये सभी जो है विवर्तनिक गतियों से बने हैं, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे उदाहरण हो जाएंगे, तीनों ही जो है विवर्तनिक गतियों से बने हैं। पारिस्थितिक आला नीचे क्या संदर्भित करता है? तो ये आपका इन्वायरमेंट का प्रश्न है। तो पारिस्थितिक आला या नीचे क्या संदर्भित करता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका, यूनिक फंक्शनल रोल ऑफ एन स्पीसीज, तो यूनिक फंक्शनल रोल ऑफ एन स्पीसीज जो कि किसी दूसरे का नहीं हो सकता। हर एक प्राणी का एक ही पारिस्थितिक आला होता है, आज हमने इन्वायरमेंट की क्लास में भी आपको बताया था। तो ये इन्वायरमेंट का प्रश्न है और अच्छा प्रश्न रिपीट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ऊर्जा जो वातावरण से परावर्तित होती है, तो ऊर्जा जो वातावरण से परावर्तित होती है वो वातावरण को गर्म नहीं करती है, आने वाली ऊर्जा की तुलना में एक अलग तरंग दैर्ध्य वाली है, अवशोषण द्वारा वातावरण को गर्म करती है। तो इस प्रश्न का जो आंसर माना गया है वो ए माना गया है। तो जो ऊर्जा जो वातावरण से परावर्तित होती है तो वो जो है वातावरण को गर्म नहीं करती है। अगला प्रश्न है, किसी सतह के एल्बिडो का अर्थ है? तो एल्बिडो का मतलब होता है कि जो है सौर विकिरण को परावर्तित करने की उसकी क्षमता। तो सौर विकिरण को परावर्तित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम एल्बिडो पावर बोलते हैं। और ये जो बर्फ़ वाले क्षेत्र होते हैं, तो जो बर्फ़ वाले क्षेत्र होते हैं उनका जो सतह का जो एल्बिडो माना गया वो सबसे हाईएस्ट माना गया, सबसे ज़्यादा माना गया, यानी जो बर्फ़ वाले क्षेत्र होते हैं वो सबसे ज़्यादा सौर विकिरण को परावर्तित करने की क्षमता रखते हैं। तो जो सौर विकिरण को परावर्तित करने की सबसे ज़्यादा क्षमता बर्फ़ वाले क्षेत्रों की होती है, तो ध्यान रखिएगा। जो स्नो मतलब बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्र होते हैं। वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग से वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि के कारण हो सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी की लहरों की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि, तो ये हम लोग देख ही रहे हैं, हीट वेव्स इस बार आया भी था। ध्रुवीय बर्फ़ की चोटी और ग्लेशियरों का पिघलना, तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है, पता भी सबको। समुद्र के स्तर में वृद्धि भी होती है, तो सभी यहाँ पे वैश्विक तापन की वजह से होते हैं, तो आंसर है सभी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसको हम साइक्लोन की आँख बोलते हैं, साइक्लोन की आई या आँख बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? तो नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण यहाँ पे सभी माने गए हैं। तो मिट्टी की उर्वरता, वन्य जीव, वन, ये सभी जो है नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण जनरली माने जाते हैं। कई प्रकार से जो है संसाधनों का विभाजन होता है। आगे बढ़ते हैं, और मिट्टी की उर्वरता और वन ये सभी माने गए, क्योंकि एक बार उर्वरता चली भी जाती है तो कुछ समय बाद वापस से रिटेन भी हो जाता है, तो इसीलिए जो है मिट्टी को यहाँ माना गया। तो ए और बी तो एकदम सही, ए और सी तो एकदम ही सही है, तो यहाँ पे आंसर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक है। वन्य जीव को हम नहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि वन्य जीव तो बार बार रिनोवेट नहीं होंगे, रिप्रोडक्शन हो सकता है, रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन नवीकरण का कुछ अलग ही अर्थ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य सुलभ संसाधन है? तो सामान्य सुलभ हमें क्या मिलता है? मिट्टी हमें जो है समान सुलभ संसाधन है। वातावरण में नाइट्रोजन, हमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना पड़ता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना पड़ता है, तो ये हमें आसानी से तो नहीं मिलता है, सुलभ नहीं होता है। यूरेनियम तो आपको पता है रेयर मेटल है, तो सामान्य सुलभ संसाधन यहाँ पे मिट्टी हो जाएगा।
कृषि की दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र का क्या महत्व होता है? तो कृषि की दृष्टि से जो विषुवतीय क्षेत्र होते हैं इसमें विविध प्रकार की फसलें होती हैं। विविध प्रकार की फसलें जो हैं विषुवतीय क्षेत्र में उगाई जाती हैं और विषुवतीय क्षेत्र में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से जो है कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। तो विविध प्रकार की फसलें होती हैं। विश्व का कौन सा देश 2022 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो कपास के मामले में चीन सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ध्यान रखिएगा। अभी भी प्रश्न आएगा तो यही आंसर होगा। अनुकूलतम विकास के लिए किस फसल को उष्ण या उपोष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे जो है उपोष्णकटिबंधीय जलवायु की बात करें तो जो है जो दिए गए विकल्प हैं इसमें सभी को आवश्यकता होती है। तो आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा देश 2022 में दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो 2022 में भारत नंबर 1 पर था, तो ध्यान रखिएगा। अब ये प्रश्न आपके समाप्त होते हैं और अब हम यहाँ पे जो आपके कॉन्सेप्ट है इसको एक बार देख लेते हैं। संभववाद क्या होता है? तो संभववाद जो है इस धारणा पर आधारित होता है कि पर्यावरण कुछ बाधाएं या सीमाएं निर्धारित करती हैं, लेकिन यह संस्कृति और सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित होती हैं। और संभववाद कहता क्या है कि प्रकृति संभावनाएं प्रदान करती है, मनुष्य अपनी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर के अनुसार उनका उपयोग कर सकता है। यानी प्रकृति हमें संभावनाएं देती हैं कि हम कुछ कर सकते हैं अपने जो सामाजिक आर्थिक विकास है हमारा उस आधार पर, और उसी हिसाब से हम जो है काम कर सकते हैं। अब जैसे उदाहरण मत्स्य कृषि, तो मत्स्य कृषि में हमारे पास जो है हमने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके मत्स्य कृषि करते हैं, तो ये हमारा संभववाद के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार जो है टेहरी बांध परियोजना जब पूछेगा तो टेहरी बांध हमने बहुत बड़ा बांध बना लिया गंगा नदी पर। जब गंगा नदी पर टेहरी बांध बना लिया है तो टेहरी बांध जो है ये संभववादी विचारधारा को दर्शाता है कि प्रकृति ने हमें नदी दिया था, नदी का हमने इस्तेमाल करके बांध बना लिया, तो ये हमारा संभववादी विचारधारा से संबंधित होता है। सिंपल सा होता है कि प्रकृति ने हमें दिया है, हमने उसका इस्तेमाल करके बना लिया, बस इतना होता है संभववादी विचारधारा। साथ में हमने आपका अटल सेतु का बताया, अटल टनल का भी उदाहरण इसी में ले सकते हैं आप। नियतिवाद क्या होता है? तो नियतिवाद का मतलब होता है कि मनुष्य एक निष्क्रिय कारक है, प्रकृति सक्रिय कारक है और मनुष्य की क्रिया और निर्णय लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित और निर्धारित करती है। तो नियतिवाद के अनुसार मानवीय कार्यों को प्राकृतिक पर्यावरण की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर ये सब आपको नहीं ध्यान रखना, आप सिंपल में समझिए कि जब साइक्लोन आता है तो जो भारत का जो कोरोमंडल तट है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है हर साल। लेकिन इन नियतिवाद के अंतर्गत अगर हम माने तो जो साइक्लोन आता है हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी इसको कम नहीं कर सकते कुछ भी करके, तो ये हमें कुल मिला के हम यहाँ पे बेबस हैं इसके आगे। तो हम क्या है, प्रकृति यहाँ पे सक्रिय कारक है, प्रकृति जो है साइक्लोन लेके आ रही है और हम निष्क्रिय हो चुके हैं, हम कुछ चाहे के भी जो साइक्लोन को नहीं रोक सकते। तो नियतिवाद कुछ ऐसा कहता है। अब जैसे यहाँ पे कि उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में लोग आलसी होते हैं, जैसे हम लोग की बातें की जा रही हैं यहाँ पे, तो शिथिल व्यवहार होता है, तो ये सब कारण होता है। बाकी नवनियतिवाद क्या है? तो नवनियतिवाद जो है ये पर्यावरण से जुड़ी हुई है, तो ध्यान रखिएगा जब नवनियतिवाद की बात आती है तो पर्यावरण का जो मामला होता है वो नवनियतिवाद से जुड़ा हुआ है। इसे रुको और जाओ नीतिवाद भी कहते हैं। तो नवनियतिवाद को रुको और जाओ नीतिवाद भी कहते हैं। और इसके अनुसार यदि मानवीय गतिविधियाँ पर्यावरण को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा रही हैं तो ऐसी गतिविधियों को रोक दिया जाना चाहिए, अन्यथा मनुष्य जो है वो सब कुछ कर सकता है जो पर्यावरण हमें करने की अनुमति देता है। तो रुको और जाओ नीतिवाद या नवनियतिवाद क्या कहता है कि जो है हमें तो प्रकृति दिया है सब कुछ करने का, लेकिन हमें एक देखना चाहिए कि अगर नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो हमें उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बोलता है रुको और जाओ नीतिवाद, जिसको पर्यावरणीय मतलब नियतिवाद से संबंधित है। तो नवनियतिवाद और रुको और जाओ नीतिवाद ये दोनों एक ही चीज़ है। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है। तो पर्यावरण प्रदूषण की बात करें तो पर्यावरण प्रदूषण ने नवनियतिवाद को भी जन्म दिया और वैज्ञानिक नीतिवाद को। जब हम वैज्ञानिक तरीके से नीतिवाद को देखते हैं तो वैज्ञानिक नीतिवाद हो जाता है। और वैज्ञानिक नीतिवाद क्या कहता है कि अगर हमने जो है पर्यावरण प्रदूषण करते जा रहे हैं, अगर हम नहीं सचेतेंगे तो फिर पर्यावरण प्रदूषण से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें इसके बारे में सचेत होना पड़ेगा। तो ये वैज्ञानिक नीतिवाद कहता है। फिर जो है नवनियतिवाद, तो अभी हमने देखा है कि पर्यावरण प्रदूषण अगर हो रहा है तो हमें उससे रिलेटेड उपाय लेने पड़ेंगे, और वैज्ञानिक तरीके से भी आप देखेंगे तो भी उपाय लेने पड़ेंगे। और वैज्ञानिक तरीकों में वैज्ञानिक तरीके से बताया जाता है, स्टडी करके बताई जाती है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये कंडीशंस हो सकती हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण ने जो है नवनियतिवाद को भी जन्म दिया है और वैज्ञानिक नियतिवाद को भी जन्म दिया है। फिर टेहरी बांध परियोजना का विवाद है, संबंधित है। तो टेहरी बांध परियोजना का विवाद, अब यहाँ पे विवाद की बात कर रहा है। तो जब विवाद की बात आएगी तो विवाद में हम देखते हैं कि उससे नुकसान क्या हुआ है। तो जो आसपास का जो पारितंत्र था, पेड़ पौधे जंगल वगैरह सब साफ हो गए, पानी के अंदर चले गए, लोगों को विस्थापित करना पड़ा, तो ये सब नुकसान हुआ। तो हम उसको रोक सकते थे, बचा सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। तो इसलिए जब टेहरी बांध परियोजना का विवाद आता है तो विवाद में हम इस चीज़ को समझते हैं कि रुको और जाओ नियतिवादी विचारधारा से। नवनियतिवाद से हम समझते हैं।
नवनियतिवाद से समझते हैं कि टेहरी बांध परियोजना के बनने से आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ पे पाई तंत्र का नुकसान हुआ, पर्यावरण का नुकसान हुआ, तो इसलिए रुको और जाओ नीतिवादी विचारधारा से संबंधित है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपके समाप्त होते हैं और आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और आप लोग इस जो पेपर है ध्यान रखिए, कोई भी प्रश्न आपको रिपीट हो सकता है एग्जाम में। 15 मार्च में ऑलरेडी हमने दिखाया आपको कितने सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं, TRE 2 में भी रिपीट हुए थे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए एक्सप्लेनेशन के साथ में। और जब आप 20 मार्च को पेपर दे रहे होंगे तो आपको कई सारे प्रश्न डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिल जाएंगे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई सारे प्रश्न मिल जाएंगे, और जो प्रश्न आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। बाकी आज हम आपका प्रयास करके जो एकलव्य सीरीज है उसको कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद फिर जो है कल से हम आपको जो है मैथ और रीजनिंग की क्लासेस दिया करेंगे सभी के लिए, मैथ और रीजनिंग। और इसके अलावा जो है हम आपको क्विज सेक्शन वगैरह में क्वेश्चंस अब जो है कल से अच्छे खासे क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे हर एक टॉपिक से, इंक्लूडिंग करंट अफेयर से भी। और आज भी हम आपको क्विज के क्वेश्चंस देंगे, तो आप उनको देख लीजिएगा। बाकी शॉर्ट्स के माध्यम से हम अपना जो एक सीरीज चला रहे हैं वो आपको चलाते रहेंगे, ताकि आपको जो कठिन चीज़ें हैं वो आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि एक जगह पे जब होता है तो पढ़ना आसान होता है, बाकी इतने सारे PDF हो चुके होंगे आपके पास में, आप कहाँ तक समझेंगे चीज़ों को। तो आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।